आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में जिसके बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं और ये डिसऑर्डर है अस्थमा जो दुनिया भर में 300 मिलियन लोगों को अफेक्ट करता है। तो इस वीडियो में हम अस्थमा के कॉजेज, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और वो ट्रिगर्स जो अस्थमा को फ्लेयर अप कर सकते हैं उन लोगों में जो इस कंडीशन से सफर करते हैं और ऑब्वियसली इसकी एनाटॉमी भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करें। अस्थमा का क्लासिक प्रेजेंटेशन होता है बीच बीच में आने वाली खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डायसिप्निया जो ब्रीथिंग की दिक्कत होती है और वीजिंग। ये सिम्टम्स एपिसोडिक होते हैं, मतलब ये कभी आते हैं और कभी चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ इन 3 सिम्टम्स या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पर अस्थमा डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या इलनेस भी हो सकती है जिसमें खांसी, शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ और वीजिंग हो सकती है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अस्थमा में या अस्थमा के पेशेंट में ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज्यादा होती है। दूसरे शब्दों में उनका ब्रोंकियल ट्री उन स्टिमुलाई को रिएक्ट करता है जो उन लोगों पर अफेक्ट नहीं करता जो अस्थमा से सफर नहीं करते हैं। तो चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस एयरवे में कैसे होती है। चलिए कैडावर पर चलते हैं। पहले तो मैं आपको ट्रैकिया दिखाने जा रहा हूँ। ट्रैकिया के ऊपर कुछ और चीज़ें हैं जैसे थायराइड ग्लैंड और वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स और कुछ टंग की एनाटॉमी, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली विंड पाइप पर फोकस करेंगे जो कि ट्रैकिया है। अस्थमा और एयरवे की एनाटॉमी के इम्पैक्ट के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हम फोकस करना चाहते हैं। अगर आप क्लोजली देखिए तो यहाँ आपको छोटे रिंग्स दिखाई देंगे जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं जो एयरवे को ओपन रखने में मदद करते हैं। ये फुल रिंग्स नहीं होते। अगर आप इसे पीछे की तरफ पलटे तो आप देखेंगे कि बस एक मेम्ब्रेन है और ये ज़्यादा हॉर्सशू शेप के कार्टिलेज रिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये एयरवे को ओपन रखती है, लेकिन क्योंकि ये पूरी रिंग नहीं है तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है रेस्पिरेटरी पाथवे में ताकि डायमीटर को चेंज किया जा सके। अब ये मेम्ब्रेन जो मैं पीछे दिखाने वाला हूँ इसमें काफ़ी स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल ह्यूमन बॉडी में वो मसल टिश्यू है जो हमारी वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते। हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या वो पार्ट जो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली काम करता है ये सब कुछ खुद कर लेता है। और अस्थमा के पेशेंट के केस में ये स्मूथ मसल एक्चुअली रिएक्ट या स्पैज्म कर देते हैं। जब एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो इससे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं और अगर ये स्पैज्म करता है तो इसको ब्रोंको स्पैज्म कहते हैं। तो ये अस्थमा का एक कंपोनेंट है जिस पर हमारा फोकस है। अगर कोई एलर्जन या स्टिमुलेंट किसी के एयरवे को रिएक्ट करवा रहा है तो उन्हें ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है जो ब्रीथिंग में डिफिकल्टी करता है। एक और पॉइंट जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि मैं दूसरी डाइसेक्शन दिखाने वाला हूँ। अगर आप देख सकें तो ये एक्चुअली यूनिक डाइसेक्शन है क्योंकि ये राइट लंग है और आमतौर पर राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेकिन इसमें 2 लोब्स हैं और इस पे हम अलग वीडियो में फोकस करेंगे। यहाँ पे आपको ट्रैकिया दिखाने जा रहा हूँ मैं, जिसे हमने आधा काट दिया है ताकि आप इसका अंदर की लाइनिंग देख पाएं। और जैसा कि मैंने कहा कि इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ट्रैकिया से एयरवे ब्रांच और ब्रांच और ब्रांच करती रहती है। पहले में आता है आपका ब्रोंकस और फिर प्रिंसिपल ब्रोंकस आता है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस और लोअर ब्रोंकस आता है और उसके बाद टर्शरी ब्रोंकस या सेगमेंटल ब्रोंकाई आती है। आप यहाँ कैडावर में ये ब्रांचेस देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि ये कैसे लंग टिश्यू के अंदर जा रही है। आप इसे नीचे आता हुआ देख सकते हैं और अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से उठाऊं तो आप और ज़्यादा ब्रांचेस को देख पाएंगे यहाँ नीचे आता हुआ। अब मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, तो याद है वो कार्टिलेजिनस रिंग्स? वो कार्टिलेजिनस रिंग्स या हॉर्सशू आकार की रिंग ऊपर के एयरवे में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। जैसे आप नीचे जाते हैं ये कम प्रोमिनेंट हो जाती हैं और इंटरस्प्रेड हो जाती हैं। एक्चुअली जब ब्रोंकाई छोटी हो जाती है तो हम उन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं और गहरे ब्रोंक्यूल्स में पहुंचते पहुंचते रिंग लगभग गायब हो जाती है, लेकिन स्मूथ मसल्स अधिक प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अब ये सोचिए कि ब्रोंकोस्पैज्म के दौरान अस्थमा में अगर वो स्मूथ मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो ये एक समस्या हो जाती है। अगर वह कार्टिलेज नहीं है जो उसे खुला रखने में मदद कर सके, तो खासकर नीचे की एयरवेज में या ब्रोंक्यूल्स में कुछ स्थितियों में इतनी टाइट कॉन्स्ट्रिक्शन कर सकते हैं कि ये नीचे की एयरवे में एक ब्रोंकियल को पूरी तरह बंद कर दे। यही एक चिंता है जिसे हमें अस्थमा के साथ एड्रेस करना पड़ता है। वो स्मूथ मसल्स, डीपर एयरवेज में कार्टिलेज की कमी और वो कॉन्स्ट्रिक्शन या ब्रोंकियोस्पाज्म।
दूसरा कंपोनेंट जिस पर हमें ध्यान देना है वह है इन्फ्लेमेशन। अस्थमा वाले लोगों में एक मेजर इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट होता है और फिर मैं डिसेक्शन से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, मैं एयरवे को खोलने जा रहा हूँ और ये ट्रैकिया का अंदरूनी हिस्सा है और ये अंदरूनी लाइनिंग है जिसको हम ट्यूनिका मिकोसा कहते हैं। ये अंदरूनी लाइनिंग है और ये म्यूकस प्रोड्यूस करती है और इसीलिए इसको म्यूकोसा भी कहा जाता है। अब वो लाइनिंग इन्फ्लेम्ड भी हो सकती है और जब चीज़ें इन्फ्लेम्ड होती है तो सोचिए जैसे आप अपने एंकल स्प्रेन फेस किया हो या सोर थ्रोट, किसी भी लेवल का इन्फ्लेमेशन हो, टिश्यू पफ हो जाता है, एक तरह से इन्फ्लेमेशन से स्वेल हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए उस ट्यूब का अंदरूनी लाइनिंग अब पफी और स्वेल हो रहा है। इससे भी ट्यूब की नैरोइंग हो सकती है। इसके अलावा उस ट्यूब में लाइंड सेल भी ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सोचिए उन 3 चीज़ों के बारे में जो अब एयरवे को ब्लॉक कर सकती हैं अस्थमा अटैक के दौरान या किसी ऐसे व्यक्ति में जिसके पास अनकंट्रोल्ड क्रोनिक अस्थमा है। आपके पास ब्रोंकोस्पैज्म है जहां स्मूथ मसल एयरवे को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं। आपके पास अंदरूनी लाइनिंग है कि इन्फ्लेमेशन है जो उस ट्यूनिका मिकोसा को थिक कर सकती है और फिर एक्सेस म्यूकस का प्रोडक्शन भी है। लोग म्यूकस प्लग्स भी बना सकते हैं जो एयरवे को प्लग करने और लंग टिश्यू में एयर फ्लो को ब्लॉक करने के एक तरीका हो सकता है। तो अब जब हमें पता है कि एयरवे में क्या हो रहा है, हम उन 3 सिम्टम्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हमने पहले मेंशन किए थे, खांसी, सांस की कमी और वीजिंग। जब भी हम नैरो ट्यूब से हवा गुजरने की कोशिश करती है वो एक नॉइस बना सकती है और आप उसे सुन सकते हैं। जब आप डॉक्टर के ऑफिस में लंग का ऑस्किलेशन करते हैं, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से लोब्स या लंग्स के हिस्सों की वीजिंग को सुनते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है क्योंकि शरीर कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कभी क्लिनिक गए हो तो उन्होंने आपके फिंगर पर पल्स ऑक्स लगाया हो जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को मेजर करता है। एस्थमा फ्लेयर के दौरान वो अक्सर डिक्रीज हो सकता है। लेकिन इन एस्थमा फ्लेयर्स के कारण क्या है, कौन कौन से ट्रिगर्स या स्टिमुलाई हैं जो एस्थमा को फ्लेयर कर सकते हैं। हमारे पास उन चीज़ों की एक लिस्ट है जिन पर हम ये बात करेंगे। हमारे पास एलर्जेंस हैं और पेट्स हैं, डस्ट माइट्स हैं और दूसरी चीज़ें जिनसे लोग एलर्जिक होते हैं। लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एस्थमा को फ्लेयर अप कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड से भी ऐसा हो सकता है। एक्सरसाइज भी लोगों को एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा हो सकता है। ठंडी हवा भी एक स्टिमुलेंट हो सकती है जिससे एस्थमा फ्लेयर अप हो सकता है। गैस या केमिकल इरिटेंट्स को इनहेल करना भी, और साथ ही ड्रग्स जैसे कि बीटा ब्लॉकर, और हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे बीटा ब्लॉकर्स एस्थमा को फ्लेयर कैसे कर सकते हैं। और एस्पिरिन भी एक कारण बन सकता है इस सब चीज़ का। साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्ट्रेस या इमोशनल कंडीशन भी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात अलेग्रा कोल शायद अपनी आखिरी फर्स्ट किस ले सकती है। तो अगर आपको अभी तक एस्थमा डायग्नोज नहीं हुआ है लेकिन आपको सस्पिशन है कि आपको हो सकता है, या आपको क्लिनिकल या डॉक्टर को सस्पिशन है कि आपको हो सकता है, तो इसका डायग्नोसिस कैसे होगा। अक्सर वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या PFTs का उपयोग करते हैं और इनमें से कुछ डिफरेंट टाइप के PFTs का जिक्र करूंगा। और उनमें से एक है स्पायरोमेट्री। और स्पायरोमेट्री में एक बहुत ही गहरी सांस लेते हैं और फिर जल्दी और फोर्सफुली एक्सेल करते हैं, और आप ये सारी प्रक्रिया एक स्पायरोमीटर के अंदर करते हैं और इसीलिए इसको स्पायरोमेट्री भी कहा जाता है और उससे ही इसकी रीडिंग ली भी जाती है। अब मान लीजिए आपकी रीडिंग लो है या एवरेज से कम है तो वो उसके बाद एक ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स टेस्ट लेते हैं। अगर आप स्पायरोमेट्री में आप लो और एस्थमा का सस्पिशन है तो वो आपको ब्रोंकोडायलेटर देंगे जो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। और अगर आप रीडिंग एक सर्टेन परसेंटेज से इम्प्रूव होता है तो ये एस्थमा के होने की संभावना बढ़ा देता है। और ये डायग्नोस्टिक कीज होती हैं जो एस्थमा की संभावना इंडिकेट करती रहती हैं। कुछ लोग स्पायरोमेट्री करेंगे और उससे स्पायरोमीटर में सांस लेंगे और उनकी रीडिंग नॉर्मल होगी, लेकिन उन्हें खांसी, सांस की कमी की हिस्ट्री होती है, पर शायद उस दिन उनकी स्थिति ठीक होती है। तो कभी कभी वो ब्रोंकियो प्रोवोकेशन टेस्ट करेंगे, मतलब आप ब्रोंकोस्पैज्म को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पेशेंट को एक सब्सटेंस इनहेल करवाते हैं जिसे मैनिटोल कहते हैं और वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। और अगर आपको एस्थमा है तो आप उस सब्सटेंस यानी मैनिटोल के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होंगे जिससे आप इनहेल कर रहे हैं और वो डायग्नोस्टिक क्यू देता है। और इससे ये पता चल सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को एस्थमा है या नहीं, और ये फ़ायदे में रहेगा अगर हम उसको रिवर्स कर सके तो आखिर में एस्थमा का इलाज करते हैं। अलेग्रा, हाँ,
जरा रुको। हाँ, हम उस अस्थमा इनहेलर को टॉस करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे एल्बर्ट बैनरमैन ने उस क्लिप में किया था। और ये बहुत ही ज़्यादा एपिक और कूल और फनी और ऑसम था, पर शायद ये अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि कितनी बार एक पेशेंट को क्लिनिक में देखता हूँ जो अस्थमा अटैक हो रहा होता है और अपना एल्बर्टो इनहेलर ढूंढ नहीं पाते, तो उससे संभाल कर रखना चाहिए। पर पूरी सीरियसनेस के साथ याद रखिए, अस्थमा में दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं जिन पर ध्यान देना होता है। एक होता है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन या ब्रोंकोस्पैज्म की समस्या और दूसरी है इन्फ्लेमेटरी समस्या। तो अक्सर हमें दोनों का एड्रेस करना होता है डिपेंडिंग ऑन कितनी सीवियर अस्थमा की स्थिति है। कुछ लोग सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर से मैनेज कर सकते हैं और ये वो इनहेलर्स हैं जो आपने मूवीज में लोगों को यूज करते हुए देखा होगा। इन इनहेलर्स में आमतौर पर एल्ब्यूटोल या लिवोबर्टोल होता है। ये मेडिसिन क्या करती हैं? मैंने पहले ही बताया था कि ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जो बीटा एगोनिस्ट कहलाते हैं, क्योंकि वो बीटा रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और उन्हीं को स्टिमुलेट करती है। शुरुआत में मैंने बताया था कि कैसे बीटा ब्लॉकर्स एक्चुअली अस्थमा अटैक को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये अस्थमा की मेडिसिन के विपरीत काम करते हैं, जो स्मूथ मसल को रिलैक्स कराता है और दिक्कत देता है। पर इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स का क्या? जैसे जैसे अस्थमा मॉडरेट से सीवियर स्टेज में जाता है, हमें ऐसे इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की ज़रूरत होती है जो म्यूकोनस लाइनिंग और ब्रोंकियल ट्री की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सके। और इसका एक एग्जाम्पल मेडिकेशन है ब्यूटसोनाइड, और ये इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक एग्जाम्पल है। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बेनिफिट ये होते हैं कि इसको सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं और ये मेडिसिन को सीधा लंग तक पहुंचाने में मदद मिलती है। अब इस पर लोग मुझसे अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि क्या ये मेडिसिन ब्लड स्ट्रीम में जाएगी? तो हाँ, लेकिन ये अन्य सिस्टम पर कम असर करेगी और आप इसे पिल फॉर्म में लें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पिल फॉर्म का बिल्कुल उपयोग नहीं करें। तो अगर किसी ने ये आइडिया सोचा कि क्या हो अगर हम एक इनहेलर बनाएं जिसमें एक बीटा एंगोनिस्ट है जो ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन या ब्रोंकोस्पैज्म में मदद कर सकता है, साथ ही एक एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड भी हो, और वो इन दोनों को लेकर एक कॉम्बिनेशन इनहेलर बनाए जिनमें लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होते हैं जैसे फॉर्मेटेरोल जो ब्यूडेनोसाइड के साथ कंबाइन होते हैं, और वो उसे हर सुबह ले सकते हैं। इससे ब्रोंकोस्पाज्म और इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट दोनों में मदद मिलती है। अब अगर कोई सभी मेडिकेशंस का उपयोग कर रहा है और अस्थमा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है लेकिन फिर भी फ्लेयर हो रहा है और फ्लेयर का कारण समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे समय में अक्सर वो क्लिनिक आते हैं और हमें कंसल्ट करते हैं। हम अक्सर उनके एसेस करते हैं और उन्हें सीवियरिटी को देखते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा या आउट पेशेंट सेटिंग में उनका इलाज कर सकते हैं। ऐसे समय में अक्सर क्लिनिक में हम उन्हें ब्रीथिंग ट्रीटमेंट या न्यूबुलाइजर ट्रीटमेंट देते हैं जो ब्रोंकियोडायलेटर का 5 या 10 मिनट का ट्रीटमेंट होता है, और फिर उन्हें ओरल स्टेरॉइड के साथ घर भेज देते हैं। अब कई पेशेंट्स इनहेल्ड स्टेरॉइड का उपयोग कर चुके होते हैं, लेकिन हमें उन्हें हाई डोज बर्स्ट स्टेरॉइड देने की ज़रूरत होती है ताकि वो इन्फ्लेम्ड या फ्लेयर अप स्थिति से बाहर निकल सके। अक्सर 5 दिन की दवा उन लोगों के लिए बड़े अस्थमा फ्लेयर से बाहर निकलने में काफ़ी मदद करती है। तो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपने अस्थमा के बारे में कुछ और जानकारी भी ली होगी। बस आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम इन लोगों के साथ पार्टनर हैं। अपेरेंटली जब आपने अस्थमा को अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं तो आप आपके थोरेसिक कैविटी से, जहाँ आपके लंग्स होते हैं, जहाँ पर आपको ये फूल दिख रहे होंगे और ये थोड़ा क्रीपी लग सकता है, लेकिन एनीवे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा समय बीता होगा। और किसी को गले लगा के देखो, क्योंकि भारत में हमें उसकी ज़रूरत है। मैं तो जस्टिन को गले लगाने जा रहा हूँ।